हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। जैसे कि हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो डिस्कस कर लिया है। कल हमने यशपाल समिति डिस्कस किया था, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यही रहेगा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेगा उसी को हम क्लियर करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही प्रश्न आता है कि जो आपका राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 था, ये किसने मिलकर इसको तैयार किया है, ठीक है। तो शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, अध्यापकों ने मिलकर इसको बनाया है। और दूसरा पॉइंट ये क्लियर कर लीजिए कि ये अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, ठीक है। अब देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल, ठीक है, जो पहल क्या है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है। और प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया था। अब देखिए, यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। यहाँ जो कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति की और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। इन समूहों के माध्यम से देश के हर हिस्से में संगोष्ठी मतलब होता है जो सेमिनार होता है ना, उसी को हम संगोष्ठी या गोष्ठी कहते हैं, जो विचार विमर्श होता है। अब जैसे देख सकते हो, विचार विमर्श एवं बड़ी तादाद में प्राप्त लोगों की प्रतिक्रियाओं पर चिंतन करते हुए राष्ट्रीय संचालन समिति ने राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स आ रहा है, इसमें जो 5 अध्याय थे, जो आपका राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 था, इसमें 5 अध्याय थे। देखते हैं वो 5 अध्याय कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रथम जो अध्याय था वो था परिप्रेक्ष्य, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, परिप्रेक्ष्य क्या हो जाता है, तो पर्सपेक्टिव यानी भूमिका, ठीक है, ये सभी क्या हो जाता है आपका योजना। इसका मतलब बहुत सारे अर्थ हो जाता है। अब देखिए, दूसरा जो द्वितीय अध्याय ये क्या था, तो सीखना और ज्ञान, ठीक है। सीखना और ज्ञान जो था ये दूसरा अध्याय था। तीसरा अध्याय जो था वो था पाठ्य चर्चा के क्षेत्र में स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन या फिर और आकलन। चतुर्थ जो अध्याय था वो था विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। और पंचम अध्याय जो था वो था व्यवस्थागत सुधार, ठीक है। ये 5 अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 था, इसमें 5 अध्याय था। प्रथम अध्याय परिप्रेक्ष्य, द्वितीय अध्याय सीखना और ज्ञान, तृतीय अध्याय पाठ्य चर्चा के क्षेत्र में स्कूल की अवधारणाएं, अवस्थाएं और आकलन। चतुर्थ अध्याय जो था वो था विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। और जो पंचम अध्याय था वो था व्यवस्थागत सुधार। अब देखिए, इसमें मार्गदर्शी सिद्धांत क्या क्या थे, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसमें मार्गदर्शी सिद्धांत था यही कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, क्लियर। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, मतलब समझ के रटने का कोई ज़रूरत नहीं। तीसरा कि पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। फोर्थ पॉइंट, कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। तो ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं
ठीक है, जो कि बहुत ही IMP है। पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। ये पूरा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा है 2005। अब देखिए इसमें सुझाव क्या दिए गए थे, क्लियर। तो देखिए फर्स्ट जो इसमें सुझाव दिया गया था वो ये था कि जितने भी शिक्षण सूत्र जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर अधिकतम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाए। आप सभी ने शिक्षण अधिगम में पढ़ा है, क्यों पढ़ा है आप सभी को पता है, ताकि हम उस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करके आसानी से किसी भी पाठ्यक्रम को, किसी भी टॉपिक को आसानी से समझा सके, बता सके। सेकेंड जो इसमें पॉइंट था ये कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। तीसरा, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता के प्रतीक है। मतलब कि जितनी हो सके जो भी पाठ्यक्रम है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वरन वातावरण देकर स्थापित किया जाए। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। हर एक विद्यार्थी को मतलब अपनी आवाज़ उठानी जरूर चाहिए। सिक्स पॉइंट कह रहा है कि अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। सातवां कि बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, मतलब एक बालक के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वैसा वातावरण होना चाहिए। तो ये प्रमुख सुझाव हैं। उसके बाद आप देख सकते हो आठवां जो सुझाव है कि कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नौवां आपका पॉइंट कहता है कि शैक्षिक, ठीक है, शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। 10वां पॉइंट कहता है कि समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। 11 नंबर पॉइंट कहता है कि खेल, आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को प्रश्रय न दे। 12 नंबर कहता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करें। 13 नंबर पॉइंट ये कहता है कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। 14 कहता है कि वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती है जो अंतःक्रिया का मौका देती हैं। 15वां पॉइंट कहता है कि कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। फिर शिक्षण कह रहा है कि सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए, मतलब सजा और पुरस्कार लिमिट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 17 नंबर कहता है कि बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित, ताकि उनका अनुभव भी हो और उनको बोलने के लिए प्राथमिकता दी जाए। 18 नंबर कहता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रश्रय दें। 19 पॉइंट ये कहता है कि शिक्षा प्रशिक्षण व विद्यार्थी के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। और 20वां पॉइंट कहता है कि शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की 2005 के अध्याय 3 में स्कूली पाठ्य चर्चा के 4 सुपरिचित क्षेत्रों जैसे भाषा, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है जो निम्न है। फर्स्ट है भाषा। लिखने, बोलने, सुनने व पढ़ने की भाषिक क्षमताएं स्कूल के सभी विषयों और अनुशासन के शिक्षण से विकसित होती है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक तक बच्चों को ज्ञान निर्माण में उनके बुनियादी महत्व को समझाना आवश्यक है। त्रिभाषा फॉर्मूले को पुनः लागू किए जाने की जरूरत है। अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं के बीच स्थान दिए जाने की आवश्यकता है। भारतीय समाज को बहुभाषात्मक प्रवृत्ति को स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अब देखिए गणित कैसी थी वहाँ की, मतलब इसमें किस तरीके से इसका सुझाव दिया गया।
तो गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य गणितीकरण यानी तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्तनों का निर्माण करने तथा संचालित करने की योग्यता का विकास होना चाहिए, न कि गणित का ज्ञान औपचारिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं का ज्ञान। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता होनी चाहिए। गणित की शिक्षा से बच्चों की तर्क और सोचने की ये सब कुछ मतलब विकसित होना चाहिए और किसी भी समस्या को सुलझाने में जो उनका मानसिक क्षमता है वो विकसित हो। फिर विज्ञान कैसा होना चाहिए, तो विज्ञान की भाषा, प्रक्रिया एवं विषय वस्तु विद्यार्थी की उम्र और उसकी ज्ञान की सीमा के अनुकूल होना चाहिए और विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को उन तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध कराने में सक्षम होना चाहिए जो उनकी रचनात्मक जिज्ञासा को संपोषित करने वाली हो और विशेषकर पर्यावरण के संदर्भ में हो। फिर कहता है कि सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, बजाय इसके बच्चों के सामने परीक्षा के लिए रटने वाली मतलब किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को रटने की जरूरत नहीं है, उसको समझा के पढ़ाया जाए। जैसे यहाँ कह रहा है कि नागरिक शास्त्र को राजनीति शास्त्र में तब्दील कर दिया जाए और इतिहास को बच्चे की अतीत तथा नागरिकता की पहचान के अवधारण पर प्रभाव डालने वाले विषय के रूप में पहचाना जाए। अंततः यह कहा जा सकता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, ठीक है, ये वाला कि अंततः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 स्कूली व्यवस्था और दूसरे नागरिक समूहों के बीच सहभागिता की सिफारिश करता है, जिनमें गैर सरकारी संगठन, शिक्षक संगठन शामिल है। पहले से ही मौजूद नवाचारों के अनुभव को मुख्य धार का स्वरूप देने की जरूरत है। आज जरूरत इस बात की है कि आरंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण में निहित चुनौतियों के प्रति सजगता को राज्यों और बच्चों को लेकर काम कर रही है सारी एजेंसियों के बीच एक व्यापक सहभागिता विषय बनाया जाए और पहले से मौजूद नवाचारों के अनुभव को मुख्य धारा में लाया जाए। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट्स आपको क्या क्लियर करना है, शुरू से लास्ट तक मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो आप सभी को जो पॉइंट्स क्लियर करना है इसमें ये कि जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की 2005 की विद्यालय शिक्षा का अब तक सबसे नवीनतम दस्तावेज है और इसको किसने मिलकर बनाया है, तो शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, ठीक है। 2 लाइन क्लियर हो गया। अब ये जो किस मंत्रालय के द्वारा, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और उसमें 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया था, क्लियर। अब देखिए इसमें जो आपका राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 है, इसमें 5 अध्याय है। परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्य चर्चा के क्षेत्र, स्कूल की अवधारणाएं और आकलन, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण और व्यवस्था का सुधार, ठीक है। अब इसमें आपको ये 5 पॉइंट क्लियर कर लेना है। मार्गदर्शित सिद्धांत और प्रमुख सुझाव में से जो इम्पोर्टेंट्स है, जैसे कि मैं बता दूं कि शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि जो मोटी किताबें होती है उसका प्रयोग न करें, क्लियर। और बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में मतलब जो उनका वातावरण हो वो तनाव मुक्त हो, कोई उन पे स्ट्रेस ना हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा है ना। उसके बाद यहाँ भाषा कैसे थी, ठीक है, तो भाषा लिखने और बोलने और सुनने की भाषाई क्षमता उन्हीं के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। त्रिभाषा फॉर्मूले को पुनः लागू किए जाने चाहिए। हाँ, अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं के बीच स्थान दिए जाने की आवश्यकता है। गणित में क्या करना है, गणित में उनकी तार्किक क्षमता को विकसित करना है, ठीक है, ताकि वो किसी भी समस्या को समाधान कर सके। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। विज्ञान में आप सभी को पता है कि विद्यार्थी को उम्र के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम को दिया जाए, ठीक है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान आप सभी को पता है कि इसमें ये बोला गया है कि किसी भी टॉपिक को समझ के अगर पढ़ेंगे तो आसानी से याद होगा, इसलिए रटने की जो विधि है इसको पूरी तरीके से ख़त्म की जाए। तो बस यही टॉपिक क्लियर करना है। इसमें ज़्यादा आपको मालूम है कि हमें बस 2 से 3 लाइन में लिखना है, ठीक। तो हम ये जब इतना टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से आपको 2 से 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप आसानी से एग्जाम में लिख देंगे। अब बताइए, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, इतना हमने सारे टॉपिक पढ़े, अब इतना आप थोड़ी ना एग्जाम में लिखेंगे। आपको पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 मतलब एक ही टॉपिक है,
इसमें अलग अलग टॉपिक नहीं है, बस एक टॉपिक है। अब हो सकता है कि इसमें से बहुविकल्पी आए या फिर अति लघु आए, तो अति लघु लिखना होगा तो आप 2 लाइन में लिखेंगे, और लघु लिखना होगा तो आप मात्र 5 से 6 लाइन में लिखेंगे। तो इतना में से हमने डिस्कस किया, आपको 5-6 लाइन तो याद ही हो गया, ये तो कन्फर्म है। तो फिर आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।